गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इसके पहले वाले टॉपिक में दो मेजर टॉपिक कवर किए थे बिल्डिंग प्लानिंग के, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग और नेशनल बिल्डिंग कोड। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि बिल्डिंग बाय लॉज और एनबीसी दो एक ऐसी चीज़ें हैं, मतलब बिल्डिंग बाय लॉज एक इतना बड़ा पार्ट है बिल्डिंग को प्लान करने का जो हर हाल में हमें पता होना चाहिए। अब हम जब बच्चों बात कर रहे हैं बिल्डिंग बाय लॉज की, तो जैसा समझ में आपको नाम से आ रहा है, बिल्डिंग बाय लॉज का मतलब होता है बिल्डिंग बनाने के नियम। तो अब सबसे बड़ा मेजर रोल आता है कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की, जहाँ पे ओरिएंटेशन, आस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, रूमीनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइवेसी, इसके बाद एलिगेंस, फिर इसके बाद बजट, फिर इसके बाद इकोनॉमी, बहुत सारी चीज़ें हमने पॉइंट की। हमने बताया कि बिल्डिंग कैसी बननी चाहिए, बिल्डिंग में कौन सी चीज़ कैसी होना चाहिए, बिल्डिंग के कंपोनेंट का कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए। फिर इसके बाद हमने जब अगले स्टेप पे बात की, तो अगले स्टेप पे जब हमने बात की, तो अगले स्टेप पे हमने ये बात की कि यार नेशनल बिल्डिंग कोड बिल्डिंग बनाने की एक ऐसी गाइडलाइन जिसको सरकार ने लागू किया था 1970s में, इसमें काम हुआ, 1980 में लागू हुई, उसके बाद फ्रीक्वेंटली आज तक चल रही है। अभी हम 2016 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बच्चों जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ये है बिल्डिंग बाय लॉस। अब देखिए, इसको सबसे आसानी से समझने का तरीका ये कहलाता है कि, या फिर ये होता है कि अभी आपने जो गाइडलाइन पढ़ी, एक आपने गाइडलाइन पढ़ी एनबीसी। एनबीसी का मतलब नेशनल बिल्डिंग कोड, जो नेशनलाइज लेवल में पूरे ऑल ओवर इंडिया के ऊपर लागू की गई है कि भाई आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन इन नियमों के तहत पे करने हैं। ठीक है। तो अब जब बात आती है बिल्डिंग बायलॉज की, तो बिल्डिंग बायलॉज भी बिल्डिंग बनाने के वो नियम हैं जो सिर्फ उस एरिया पे लागू होते हैं। अब फ़र्क ये समझना है आपको कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया में लागू होते हैं कि भाई मकान बनाने के लिए ये नियमावली आपको फॉलो करना है, लेकिन बिल्डिंग बायलॉज एक स्पेशल रीजन के होते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूँ कि जैसे आप कई बार जाते हैं तो इंडियन आपका जैसे मतलब कि पूरे देश में जो एक नियम चलते हैं, जैसे मान लिया कि मैं आपको रेलवे की बात करूँ, तो रेलवे में आप पूरे ये जानते हैं कि रेलवे में ऑल ओवर सेंट्रलाइज लेवल पे ये बात होती है कि भाई 3 साल से बच्चे का टिकट, छोटे बच्चे का टिकट नहीं लगता है। ठीक है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि किसी हम छोटे एरिया में जब ट्रैवल करते हैं, जैसे मान लिया कोई टूरिज्म वाला प्लेस है और कुछ यदि गाइडलाइन वगैरह है, तो वहाँ पे बच्चे, उस 3 साल से छोटे बच्चे की टिकट ले ली जाती है। लेकिन अब इसके बाद और भी कई एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल पे यदि अपन बात करें, तो एग्जाम्पल पे अपन लेते हैं जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में हमें ये बताया गया है कि हमें M53 ग्रेड की कंक्रीट जो है वो वाटर एलिवेटेड टैंक, और हमने मान लिया कि रोड की स्लैब बनाने के लिए किया जाना है। लेकिन किसी एरिया की गाइडलाइन, उस प्रॉपर एरिया की जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि भाई वहाँ पे 43 का यूज़ करो। तो ये जो जो बिल्डिंग बनाने के नियम है जो किसी एरिया को लेकर रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, हम उसे कहते हैं बिल्डिंग बाय लॉज। मतलब कि एनबीसी और बिल्डिंग बायलॉज दोनों एक जैसी चीज़ हैं, बस फ़र्क ये है कि एनबीसी जो है वो ऑल ओवर इंडिया के लेवल में काम करता है, और जो बिल्डिंग बायलॉज है वो एक स्पेशल रीजन को लेके काम करता है। अब बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं तो बिल्डिंग बायलॉज को सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, देखिए, द कवरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ बिल्डिंग, ensuring safety of a public through open space, minimum size of room, height of building, area limitation are known as building bylaws। मतलब कि वो रिक्वायरमेंट बिल्डिंग की, जो बिल्डिंग की सेफ्टी, बिल्डिंग में रह रहे लोगों की सेफ्टी बढ़ाती है, ड्यू विथ द हेल्प ऑफ ओपन स्पेस, मिनिमम साइज ऑफ रूम, हाइट, और उसके बाद एरिया लिमिटेशन, और आर नोन एज बिल्डिंग बायलॉज। मतलब कि जैसे आप जानिए, कुछ जगह पे ये तय होता है कि हमारी बिल्डिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए, हमारे मिनिमम रूम का साइज़ कितना होना चाहिए, ओपन स्पेस कितना होना चाहिए, तो ये अलग अलग एरिया के हिसाब से डिसाइडेड होता है। जैसे मान लेते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में ज़मीन बहुत ज़्यादा, महाराष्ट्र मतलब कि मुंबई में ज़मीन बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है, और बहुत वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है पब्लिक की। तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे हम जब मकान बनाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि कल मैंने आपको एक गाइडलाइन बताई थी कि बिल्डिंग के चारों तरफ आपको 1.5-1.5 फीट के आसपास, 2-2 फीट के आसपास जगह छोड़नी है। ठीक है। लेकिन कभी कभार मतलब महाराष्ट्र में जब आप जाएंगे, तो महाराष्ट्र में आप ये मान लेते हैं कि भाई वहाँ पे, महाराष्ट्र जैसे रीजन में, वहाँ पे ये हो गया कि भाई यहाँ पे वो जो लिमिट्स है वो 1 फीट की जगह वो आपके है, मतलब कि आपकी 1.5 फीट की जगह वो 1 ही फीट रह गई है। तो अब जो देखिए, सेंट्रलाइज लेवल में 1.5 फीट की बात कर रहे थे, लेकिन हम जब लोकल लेवल में आए, तो लोकल लेवल में वहाँ पे 1 फीट की बात आ रही है। इसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यदि किसी हिली एरिया में मकान बनाते हैं, किसी
जो टूरिस्ट प्लेस में होते हैं, जो हिल्स के आसपास मकान बनते हैं, तो वहाँ पे मकान बनाते समय हमें कंस्ट्रक्शन ऐसे करना है कि कोई भी वाइब्रेशन वगैरह ज़्यादा ना हो, कोई भी पॉल्यूशन वगैरह वहाँ पे ज़्यादा ना हो। तो बस बात ये समझना है कि आपको बिल्डिंग बायलॉज नेशनल लेवल के गाइडलाइन नहीं, बिल्डिंग बायलॉज लोकल लेवल के गाइडलाइन है। ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए लोकल लेवल के गाइडलाइन है। अब इसका एक और एग्जांपल आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप कई कॉलोनीज वगैरह में जब जाते हैं, एक पूरी कवर्ड कैंपस में जब आप जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप जाके मकान परचेज करते हैं या मकान आप रजिस्ट्री करवाते हैं अपने मकान में, तो आपको वहाँ पे मतलब कि उस बिल्डर जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी का जो लैंडलॉर्ड है, जो ओनर है, उसके कुछ गाइडलाइन हो सकती हैं वहाँ पे। जैसे कि भाई बिल्डिंग का एलिवेशन हम चेंज नहीं करने देंगे, बिल्डिंग में पहले एनओसी ट्रांसफ़र करानी पड़ेगी, उसके बाद बिल्डिंग आप ले पाएंगे। इसके बाद बिल्डिंग में आप जो मतलब कि जो भी आपको काम कराना है, या फिर बिल्डिंग के एरिया के गाइडलाइन के हिसाब से आपको वहाँ पे सफाई के लिए नगर निगम के कर्मचारियों के लिए या फिर वहाँ पे जो टीम काम करती है उनके लिए ये चार्जेस देने हैं। तो ये मतलब कि जो लोकल एरिया के नियम्स हैं वो कहलाते हैं बिल्डिंग बायलॉज। इसके बाद क्या हुआ है कि रूल्स एंड रेगुलेशन विच लार्जली रेगुलेट द बिल्डिंग एक्टिविटी शुड बी फॉर्मुलेट to the get disciplined growth of building and the better plan development of town and cities। मतलब कि वो रूल्स और रेगुलेशन जो सिर्फ बिल्डिंग के काम को रेगुलेट मतलब कि बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं, फॉर गेट मतलब कि फॉर गेट डिसिप्लिन ग्रोथ, मतलब कि जो बिल्डिंग की जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो। इसके बाद एक वेल प्लान मैनर पे सिटी का डेवलपमेंट हो। जैसे देखिए, अब एनबीसी का जो मैंने आपको बताया था, तो एनबीसी एक बहुत बड़ी यूनिट है जिसमें बहुत सारे नियम है, फायर सेफ्टी है, एक एक चीज़ है, मतलब कि पार्किंग रिक्वायरमेंट है, रोड की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो बिल्डिंग बायलॉज की, तो बिल्डिंग बायलॉज उस स्पेसिफिक एरिया के बारे में हम बात करते हैं, और इसके बाद लिखा हुआ है कि प्लान डेवलप। और इससे मदद क्या होती है, तो इससे मदद ये होती है कि भाई ये एक डिसिप्लिन वे में हमारी बिल्डिंग की ग्रोथ, डिसिप्लिन वे में बिल्डिंग की सेफ्टी, और इसके बाद हमारे डिसिप्लिन वे में बिल्डिंग जो आपके एरिया का डेवलपमेंट है वो हमें ये मतलब कि आसान कर देती है। अब जब बात आते हैं नेसेसिटी ऑफ बिल्डिंग बायलॉज की क्यों पड़ी, जब एनबीसी हमारे पास थी लेकिन बिल्डिंग बायलॉज की क्यों पड़ी, तो ये लिखा हुआ है कि बायलॉज इज अ लोकल लॉ फ्रेम्ड बाय अ कंपोनेंट अथॉरिटी। बायलॉज जो होते हैं वो लोकल लॉ हैं जो कंपोनेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाते हैं। कंपोनेंट अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे मान लिया कि आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी का लैंडलॉर्ड हो गया, 2 4 5 लोग समाज के हो गए, जो लोग वहाँ काम करते हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहाँ पे तय कर देती है कि भाई कुछ ऐसे नियम है, इसको नियम को आपको फॉलो करके चलना है। फिर लिखा है एवरी लोकेलिटी हैज इट्स ओन पर्टिकुलर्स विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेटिक कंडीशन, जियोलॉजिकल कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड लेबर एक्सेट्रा। तो ये बात क्यों ऐसी आई बीच में कि भाई क्यों बिल्डिंग बैलेंस, तो भाई जानते हैं कि इंडिया ऑल ओवर इंडिया में हर जगह कंस्ट्रक्शन सेम नहीं है। तो लोकेलिटी के हिसाब से हर जगह जियोलॉजिकल कंडीशन अलग है, लेबर की कंडीशन अलग है, मटेरियल की कंडीशन अलग है, क्लाइमेटिकल कंडीशन अलग है। तो हम जब वहाँ पे काम करते हैं तो हमें उस जगह के नियम को फॉलो करना पड़ता है, और उसके नियम के हिसाब से चलेंगे तो हमारी बिल्डिंग की सेफ्टी भी कंटिन्यूसली होती रहेगी। इसके बाद अगला, इफ़ अ बिल्डिंग इज अ बिल्ट इन अ डेफिनेट प्लान वे द कंस्ट्रक्शन बिकम इकोनॉमिकली साउंड एंड सेफ। तो अब यदि बिल्डिंग जो है वो प्रॉपरली प्लान वे के हिसाब से चल रही है तो भाई बिल्डिंग भी बहुत कम कीमत पे बनेगी। ऐसा मतलब बिल्डिंग बायलॉज में ये चीज़ ध्यान रखी गई है, ये चीज़। और इसके बाद दूसरा लिखी हुई है कि भाई बिल्डिंग बहुत सेफ रहेगी। फिर लिखा है एज सच एज देयर मस्ट बी अ लॉ ऑफ रेगुलेशन ऑन अ पार्ट ऑफ ओनर वाइल बिल्डिंग हिज ओन हाउस। मतलब बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं, तो ये भाई जो उसके ओनर जो है, मतलब कि जैसे मान लिया कि उस प्लॉट का जो मालिक है उसके भी कुछ अपने गाइडलाइन हो सकते हैं कि भाई उसे जो भी कराना हो उसके आसपास के एरिया के हिसाब से, तो ये रेगुलेशन भी बिल्डिंग बायलॉज में आती हैं। इसके बाद लिखा है इफ नॉट द हाउस ओनर अंडर द ओनरशिप राइट विल बी कंस्ट्रक्शन द हाउस विच में अफेक्ट, मतलब कि जो विच में अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर इन रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड कन्वेंस। मतलब कि जब हम मकान पे काम करते हैं तो यदि भाई वहाँ पे बिल्डिंग के जो प्लॉट के जो मालिक है उसने अपने नियम नहीं बताए, तो हो सकता है कि उस पूरे ओनरशिप का जो राइट्स होते हैं पूरे मकान के, जो भाई जो उस पूरी कॉलोनी में काम करते हैं, वो अफेक्ट कर सकते हैं बाकी जो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, उसकी हेल्थ पे और उनके कन्वीनियंस पे, मतलब उनके कंफर्ट पे लेके। मतलब जैसे आप एग्जांपल इसको ऐसे समझना पड़ेगा इस पॉइंट को, एक कॉलोनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे पूरे बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ एजेड लोग रहते हैं, कुछ कम रहते हैं, सारे टाइप के लोग रहते हैं।
और आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन आपके वहाँ पे आप बहुत बड़ी बड़ी मशीनें वाइब्रेशन की ले आए और बड़ी बड़ी मशीनें फाउंडेशन के लिए ले आए, फिर उसके बाद मटेरियल बनेगा, फिर कंस्ट्रक्शन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अब उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि भाई आपने यदि उससे फॉलो नहीं किया उस नियम पर, तो भाई वो उनकी हेल्थ और कन्वीनियंस पे बात आ जाएगी। तो भाई देखो, अब मशीनें जब चलेंगी बड़े बड़े लेवल में, तो भाई वो पूरा वाइब्रेशन देंगे, घर के लोगों, आसपास के लोगों को डैमेज होना, आसपास के लोगों का अपना कंफर्ट चला जाएगा। तो इसीलिए ये बिल्डिंग बाय लॉस को प्रॉपरली फॉलो जो हम करेंगे, तो ये हमारे कंफर्ट और कन्वीनियंस को बढ़ाते हैं। फिर लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ बायलॉस। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बायलॉस मतलब पहला क्या है भाई, हमने क्यों ये बायलॉस बनाए हैं। तो भाई पहले बनाया है कि प्री प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटीज, भाई बिल्डिंग को बनाने से पहले हम उसकी पहले से प्लान कर लें, सही तरीके से प्लान कर लें उसके लिए। फिर लिखा हुआ है इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है अलाउ ऑर्डरली ग्रोथ एंड प्रिवेंट हैपाजार्ड डेवलपमेंट। मतलब कि भाई देखो, सबसे बड़ी बात है जो हमारा मेजर है कि भाई आपके एरिया का प्रॉपर डेवलपमेंट, वो इस पर डिपेंड करता है। इसके बाद जो हैपाजार्ड वे में डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा। हैपाजार्ड वे का मतलब होता है कि कहीं पे कुछ भी बना दिया। प्रॉपर वे में कंस्ट्रक्शन होगा तो प्रॉपर वे में हमें ग्रोथ मिलेगी, प्रॉपर वे में हमारा कंस्ट्रक्शन और हमारी कॉलोनी डेवलप होगी। और यदि नहीं फॉलो करते हैं हम नियम, तो ये फिर कोई भी बिल्डिंग कैसी भी बन सकती है, किसी का भी कलर कैसा ही हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद आती है प्रोविजन फॉर बायलॉज यूजुअली अफोर्ड सेफ्टी अगेंस्ट फायर, नॉइस, हेल्थ हैजार्ड एंड स्ट्रक्चर फेलियर। तो भाई जो अभी अपन यदि बात करें तो बिल्डिंग बायलॉज मेजरली जो काम करते हैं, तो वो भाई सेफ्टी अगेंस्ट फायर, आवाज़, नॉइस आप जानते हैं, हेल्थ हैजार्ड मतलब कि हेल्थ के हिसाब से, और स्ट्रक्चर फेलियर। देखिए एनबीसी में भी यही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एनबीसी में सेफ्टी फायर अगेंस्ट फायर सेफ्टी नहीं है, नॉइस नहीं है, हेल्थ हैजार्ड नहीं है, स्ट्रक्चर फेलियर नहीं है, बिल्कुल है उसमें भी। बस फ़र्क ये है कि वो सेंट्रली गाइडलाइन है और ये आपके लोकल स्टेट वाइज या फिर आप आपके एरिया वाइज के हिसाब से ये गाइडलाइन है। फिर इसके बाद लिखा प्रोवाइड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस टू अचीव्ड मैक्सिमम एफिशिएंसी इन प्लानिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बायलॉस में यदि हम पढ़ते हैं तो भाई यदि हम बिल्डिंग बायलॉस को फॉलो करते हैं, तो भाई ये उस स्पेस का प्रॉपर ऑबलाइजेशन और यूटिलाइजेशन मतलब कि यूज़, इसके बाद मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग मतलब कि भाई जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो जब हम प्लानिंग करेंगे तो एनबीसी और यदि बिल्डिंग बाय हमने सब बिल्डिंग बायलॉस को भी लगा दिया, तो ये हमारे लिए बहुत एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन होगा, जो हमारे जो कस्टमर है उनके लिए बेनिफिशियल बहुत अच्छा बेनिफिट ला के देगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द पीपल हेल्थ सेफ्टी कंफर्ट एंड पीपल हु लाइव इन बिल्डिंग। तो भाई जब हम बिल्डिंग बायलॉस को फॉलो करते हैं, तो भाई ये बिल्डिंग में सेफ्टी तो फॉलो करता ही करता है, कंफर्ट की बात करते हैं, और पीपल हु लिव इन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो उसके आसपास रह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। फिर लिखा है ड्यू टू दीज बायलॉज ईच बिल्डिंग विल बी प्रॉपर अप्रोच लाइट एयर एंड वेंटिलेशन। तो इन्हीं जो मतलब बिल्डिंग बनाने के नियम के द्वारा, मतलब एनबीसी और बिल्डिंग बायलॉज के द्वारा ही हम हमारी बिल्डिंग को प्रॉपर अप्रोच दे सकते हैं। जैसे लाइट हो गया, एयर हो गया और वेंटिलेशन हो गया, ये तीनों चीज़ें। अब आप जानते हैं एक बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्या होता है कि जब हम बिल्डिंग पे काम करते हैं और हमारे आसपास के मकान सब एक जैसे बनते हैं, तो हमारे लिए एक अच्छा फील होता है, एलिगेंट फील होता है कि भाई यार देखो सारी चीज़ें एक होमोजीनियस और एक मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन पे बनी हुई हैं। तो बस ये वही बात है कि बेटा देखो, यदि हम प्रॉपरली बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो करेंगे, तो वो हमें एक अच्छी अप्रोच, लाइट एयर वेंटिलेशन का एक प्रॉपर आपको वो बता देगा कि भाई आपको अपनी बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ बिल्डिंग बायलॉज। तो बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग बायलॉज में अपन यदि बात करें, तो पहला पॉइंट जो है वो ये है, इट बिकम ईजियर टू प्री प्लान द बिल्डिंग एक्टिविटी टू प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज गिव गाइडलाइन ऑफ डिजाइनिंग आर्किटेक्ट और इंजीनियर। मतलब कि भाई ये बहुत अच्छा है कि बिल्डिंग बायलॉज के लिए यदि हम उसको दे देंगे, तो भाई वो हमें प्रॉपर प्लानिंग करके देगा बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से, और इससे हम अपने आर्किटेक्ट को और इंजीनियर को उसको बता सकते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन के लिए ये गाइडलाइन आपको फॉलो करती है। तो सबसे पहला बेनिफिट कि भाई बिल्डिंग बायलॉज हमारे बिल्डिंग की प्लानिंग और इसके बाद बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छा मैनेज करता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है द बिल्डिंग बायलॉज प्रिवेंट हैपाजार्ड डेवलपमेंट विदाउट एनी रिसेम्बलेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ एरिया ऑफ द होल। मतलब कि भाई हम मेजरली एरिया पे इसलिए काम कर रहे हैं, या उस एरिया पे हम इसलिए काम कर रहे हैं जहाँ पे हम ये जानते हैं कि जब हम बिल्डिंग को बनाएंगे, तो बिल्डिंग जब हम बनाएंगे तो भाई वहाँ पे हमारा सबसे पहला जो मेजर सबसे बड़ा
जो मेजर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि भाई हम हमारी कॉलोनी के हैजार्ड कंस्ट्रक्शन को आगे हम उसको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। मतलब कि आप एग्जांपल समझिए कि जैसे एक कॉलोनी में 4-5 लोग या फिर मान लेते हैं 20 लोग रह रहे हैं। अब 20 लोगों के पास अपनी अपनी ज़मीन है, सबने अपना अपन मकान बना लिया है। अब यदि मान लेते हैं कि कल को उस जगह पे मुझे ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो रही है, बिल्डिंग से गंदे पानी को सीवेज को लेके जाना है बाहर, तो फिर हम क्या करें? तो भाई आप जानते हैं कि यदि 1.5-2 फीट की नाली हर आदमी छोड़ेगा घर के सामने, तो भाई इकट्ठे एक कंटिन्यूसली नाली बनाई जा सकती है, चैनल बनाया जा सकता है, एक पूरा वो उसके साफ करने के लिए हमेशा के लिए एक पूरी अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हैजार्ड वे में कंस्ट्रक्शन मतलब कि आपने 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ी, किसी ने छोड़ दी, किसी ने नहीं छोड़ी, ठीक है। और बिल्डिंग मान लिया कि किसी ने 4 मंजिलें खड़ी कर दिया, किसी ने 2 मंजिल खड़ी कर दी, किसी ने एक खड़ी और किसी की कुछ हो ही नहीं पाई। तो एक हैजार्ड वे में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है आसपास के एरिया में। तो और भाई आपका एक प्रॉपरली एक वो होना चाहिए कि भाई आपके पास बजट है 4, लेकिन अब आप यदि आप ये तो मान लेते हैं कि भाई आपको 4 स्टोरी का मकान बनाना है, तो आप बनाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके लिए वो आपकी कॉलोनी और बिल्डिंग बायलॉज के द्वारा बात है कि भाई कि देखिए हमारे यहाँ पे जितनी भी 4 मंजिला इमारत बनेगी वो सब एक जैसी बनेगी। तो ये उससे फ़ायदा ये होता है हैजार्ड वे में कोई भी डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ता है। इसके बाद लिखा है द प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज यूजुअली अफोर्ड बाय सेफ्टी। तो मैंने आपको बताया, ये तो सेम पॉइंट है कि भाई जो प्रोविजन है वो यही कहता है कि भाई ये सेफ्टी, नॉइस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की हेल्थ हैजार्ड में और स्ट्रक्चर फेलियर के लिए हमें मदद करता है। इसके बाद अगला पॉइंट ये कहता है हमारा स्कोप। स्कोप का मतलब है कि हम किन एरियो पे बिल्डिंग बिल्डिंग बायलॉज में काम कर सकते हैं। तो पहला लिखा हुआ है एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग बायलॉज। तो बहुत सारे हैं जिसमें हमें काम किया जा सकता है। तो आप देखिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। पहला लिखा है बिल्डिंग फ्रंटेज लाइन। बिल्डिंग के फ्रंटेज मतलब कि बिल्डिंग के फ्रंट की लाइन में हम काम कर सकते हैं बिल्डिंग बायलॉज में। फिर लिखा है मिनिमम प्लॉट साइज। मिनिमम प्लॉट साइज का मतलब होता है कि भाई आपको कितना प्लॉट का साइज कितना होना चाहिए। फिर लिखा है बिल्टअप एरिया लिमिटेशन। तो बिल्टअप एरिया लिमिटेशन मतलब कि भाई बिल्डिंग कितने में बनानी है, ये लिमिटेशन। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं अगला, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, कितनी हाइट रखनी है। फिर इसके लिखा प्रोविजन फॉर सेफ्टी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन। तो ये कुछ पाँच पाँच पॉइंट ऐसे हैं जो, और जो 6 पॉइंट एक और है कि भाई रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ स्ट्रीट पार्किंग स्पेस। बात यह है कि ये कुछ ऐसे एरिया थे जिस पे जो हर कॉलोनी में और जो ऑल ओवर इंडिया में हर मकान के बाद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे पहला पॉइंट मान लेते हैं कि बिल्डिंग फ्रंटेज लाइन। तो भाई बिल्डिंग में फ्रंटेज लाइन का मतलब होता है कि बिल्डिंग की मेन सामने जो आपके जो रोड है उससे डिस्टेंस है, या फिर बिल्डिंग के सामने थोड़ी सी जगह पोर्च में छोड़नी है, नहीं छोड़नी है, स्टेयर कहाँ बनानी है। तो ये लिखा है वो फ्रंटेज लाइन का मतलब होता है जब बिल्डिंग बनाएंगे हम, तो बिल्डिंग बनाते समय हमें बिल्डिंग की कुछ लाइंस को फॉलो करना है, जैसे मैं आपको इसके बारे में भी दिखाऊंगा। फिर मिनिमम प्लॉट साइज। मिनिमम प्लॉट साइज का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप कितना प्लॉट ले सकते हैं। भाई मिनिमम प्लॉट साइज यदि आप डिफाइन कर रहे हैं आपकी कॉलोनी में, तो सारे मकान जब एक जैसे दिखेंगे, सारे मकान जब एक जैसे साइज़ के रहेंगे तो बहुत अच्छी लगेंगे और बहुत अच्छा भी होगा हमें प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। चाहे वो ड्रेनेज हो, चाहे वो प्रॉपर पानी का रिसाइकलिंग हो, जैसे मान लिया कि हम सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंस्ट्रक्शन में। तो आप मिनिमम प्लॉट साइज़ मतलब कि हम ये ध्यान रखते हैं भाई हमें मिनिमम प्लॉट साइज़ कितना रखना है। एक टाइप के प्लॉट एक टाइप रखेंगे हम। इसके बाद लिखा हुआ है बिल्टअप एरिया ऑफ लिमिटेशन। तो बिल्टअप एरिया लिमिटेशन का मतलब होता है कि भाई बिल्डिंग बायलॉज में हम मेजरली ये ध्यान देते हैं कि हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है और कैसे करना है। जैसे आप जानते हैं कि यदि मेरे पास एक प्लॉट है 500 स्क्वायर फीट का और मेरे आसपास मैंने 500 स्क्वायर फीट के 10 मकान काट दिए। अब 10 मकान जब काट दिए तो यदि मैं एक नियम बना देता हूँ बिल्डिंग एनबीसी के तहत कि भाई आप जानते हैं कि आपको ग्रीनरी बढ़ानी है, धीरे धीरे पेड़ पौधे बनाने हैं, और एक आदमी अपने टोटल प्लॉट के यदि 70% के आसपास मकान प्लॉट में कंस्ट्रक्शन करता है, तो जो 30% का एरिया है वो यदि ग्रीनरी के लिए आएगा तो हमारे आगे धीरे धीरे एनवायरनमेंट हमारा अच्छा होगा। तो बस वैसे ही गाइडलाइन है कि भाई आपको उन्होंने बता दिया कि बिल्टअप एरिया लिमिटेशन मतलब कि भाई आप अपने प्लॉट का वैसे आप अपने प्लॉट का ज़्यादा से ज़्यादा 70% एरिया ही यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन मतलब कि भाई जिसमें आप रह सकते हैं, आप वहाँ पे वॉल, दीवार, रूम, किचन सब अंदर बना सकते हैं। लेकिन जो बाहर का एरिया है जिसमें गार्डन हो सकता है, पोर्च हो सकता है, वॉश एरिया हो सकता है, तो इसको हटाना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि बिल्डर जब हम एरिया के बारे में बात करते हैं तो सुपर बिल्टअप एरिया, इसके बाद कारपेट एरिया, इन तीनों में जो फ़र्क होता है वो इस वाले पॉइंट में आपको आता है। फिर लिखा है हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो भाई अब हाइट ऑफ बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि भाई हर एरिया में बिल्डिंग की हाइट डिफाइन की गई है कि भाई कितनी होनी चाहिए। जैसे कि जो एरिया ज़्यादातर मेन रोड से नीचे होते हैं तो वहाँ पे बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा होती है, वहाँ पे या तो हमें
उसको फिलिंग करने के बाद वहाँ से ऊपर 12 से 13 फीट के आसपास लेना है एवरेज। तो आप देखेंगे कि 12 से 15 फीट के आसपास ही बिल्डिंग की हाइट होती है। 12 फीट बहुत कॉमन है, हर बिल्डिंग में आपको दिख जाएगी। 15 फीट भी बहुत माइनरली आपको हर जगह नहीं दिखेगी। कुछ स्पेसिफिक एरिया हैं जहाँ पे आपको साउंड का जो इकोसिस्टम फॉलो अपन करते हैं वहाँ पे हम बिल्डिंग की हाइट को लेके बात करते हैं, लेकिन नॉर्मली 12, 12.5, 12.5 फीट के आसपास हम बिल्डिंग की हाइट लेके चलते हैं। फिर इसके बाद लिखा है कि प्रोवेंशन ऑफ सेफ्टी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, प्रॉपर लाइट। तो ये बात तो बिल्कुल जानते हैं कि भाई एनबीसी भी हमें ये सिक्योर करती है कि भाई आपको बिल्डिंग की सेफ्टी, आपको लाइट, आपको वेंटिलेशन, आपको ये ड्रेनेज और आपको प्रॉपर वाटर सप्लाई को लेके गाइड करते हैं कि भाई यहाँ यहाँ से आपको ऐसा ऐसा बनाना है। फिर इसके बाद लिखा है कि रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ स्ट्रीट पार्किंग स्पेस, मतलब ऑफ स्ट्रीट पार्किंग स्पेस मतलब कि भैया आपकी खुद की कार, आपकी खुद की बाइक भाई कहाँ खड़ी होगी, कैसे मैनेज करेंगे। ये सारी गाइडलाइन भी हमें मदद करती हैं बिल्डिंग बाय लॉज में, और बिल्डिंग बाय लॉज का जो बेसिक नेसेसिटी है वो इसी पे आता है। इसके बाद नेक्स्ट पे अपन जब जाते हैं, एक और पॉइंट बेटा लिखा हुआ है स्कोप, मतलब कि भाई जहाँ पे हम बिल्डिंग में काम कर सकते हैं वो लिखा हुआ है साइज ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो कभी कभार ये जान सकते हैं कि भाई किसी जगह की मिट्टी एक अलग अलग क्वालिटी की होती है लोड बेयरिंग कैपेसिटी के साथ। तो जब हम मकान पे काम करते हैं तो हम ये बता देते हैं कि भाई मिनिमम साइज ऑफ कॉलम आप ये रखेंगे तो इससे आपकी बिल्डिंग बहुत सालों तक और बहुत अच्छी चलेगी। इससे आने वाले जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी, और सबके मकान में एक जैसे कॉलम मिनिमम ये लगाने ही लगाने। बिल्डिंग की सेफ्टी को लेके भाई उन्होंने उस एरिया वाले में जो बंदा होगा उसने गाइडलाइन बना दी होगी। तो बात ये आती है, जैसे मान लेता हूँ कि एनबीसी ये कहती है कि भाई आपको मिनिमम कॉलम का जो साइज़ है वो 10 इंच बाय 10 इंच का रखना है, लेकिन अब मान लेते हैं कि भाई आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे 10 इंच बाय 10 इंच का कॉलम बनाया और वो गिर गया किसी वजह से, भाई लोड सेटल नहीं हो पाया, बराबर मात्रा में नहीं भर पाया, तो फिर आपका जो कॉलोनी है, आपकी जो गवर्नमेंट है, आसपास की जो पार्षद है, वहाँ के जो लोग हैं भाई वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हो सकता है कि भाई वहाँ पे बिल्डिंग की लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं हो, तो आप कॉलम का साइज़ बढ़ाइए। तो भाई कॉलम का साइज़ 12 इंच बाय 12 इंच हो सकता है, 2-2 इंच आपने दोनों तरफ बढ़ा दी। तो बात ये है कि भाई देखिए अब ये डिपेंड करता है कि भाई वो उस एरिया के लोगों हैं, उस एरिया में वहाँ पे क्या स्टेटस है। तो मैंने आपको बताया कि नेशनल बिल्डिंग कोड जो है वो बिल्डिंग बनाने के लिए नेशनल लेवल की गाइडलाइन है, और जो बिल्डिंग बाय लॉज है वो बिल्डिंग बनाने के लिए लोकल लेवल की गाइडलाइन है। इसके बाद लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ लोकल अथॉरिटी। तो भाई मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि बिल्डिंग में जो बाय लॉज है वो लोकल के लोग हैं उनके द्वारा बनाए हुए लोग रहती है। तो लोकल अथॉरिटी किसे कहते हैं ये देखते हैं। अ लोकल अथॉरिटी इज अ बॉडी created by created by law, and it has carry the various function and obligation in connection with community life। मतलब लोकल अथॉरिटी हम उसको बनाएंगे जो वो लोग रहेंगे जो लॉ बनाएंगे इसको, लेकिन इसमें वेरियस फंक्शंस जो जो बहुत सारे फंक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और ऑब्लिगेशन लगाते हैं किसी भी काम को कम्युनिकेशन करने पे। बात ये आती है लोकल अथॉरिटी हम उसको चुनते हैं, जैसे मान लिया कि भाई हम यहाँ पे जब एक कॉलोनी में काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलके, बहुत सारे कुछ इंजीनियर, कुछ जो आपके कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, जो मार्केट वाले हैं, जो सारे लोग मिलके एक ऐसी हम लोकल अथॉरिटी बनाते हैं जो एक गाइडलाइन तय कर देगी कि भाई आपको यहाँ यहाँ पे ये काम करना है। तो लिखा हुआ है वही कि एंड लोकल अथॉरिटी इज अ बॉडी क्रिएटेड बाय लॉ, किसी गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से हमें, जैसे आप जानते हैं कि यूनियन बनी होती है, बस वैसी बात कर रहे हैं लोकल फंड पे, लेकिन बस एक कॉलोनी में बहुत सारे लोग मिलकर एक कम्युनिटी बना लेते हैं जो लोग उसकी लॉ को लोकल अथॉरिटी कहलाते हैं। अगला, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ लोकल अथॉरिटी टू फ्रेम सुटेबल बिल्डिंग बाय लॉज फॉर प्रोवाइड सुटेबल मशीनरी फॉर इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसे आप जानते हैं भाई लोकल अथॉरिटी ही तय करेगी कि आपको आपके आसपास में कौन सी मशीनें चलानी है, नहीं चलानी है, प्रॉपर मशीन की अवेलेबिलिटी, मटेरियल की अवेलेबिलिटी, बिल्डिंग बाय लॉज की अवेलेबिलिटी, कि जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं वो बिल्डिंग जो बनेगी भाई उसमें प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कैसे सुपरविजन करना है, तो ये लोकल अथॉरिटी ही तय करती है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट लिखा फॉर दिस पर्पज इट शुड फॉर्म अ डिपार्टमेंट टू रिसीव प्लान एंड प्रपोज बिल्डिंग। तो भाई बिल्डिंग बायलॉज बनने के बाद एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए लोकल अथॉरिटी का जो बिल्डिंग प्लान को अप्रूव करेगी कि हाँ आपके नियम, जो आपका मकान है वो हमारे नियमों को सेटिस्फाई करता है, अब आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है लोकल अथॉरिटी क्या करती है। तो लोकल अथॉरिटी पहले बात करते हैं, लोकल अथॉरिटी एक वो अथॉरिटी होती है जो आपकी कॉलोनी में ही वो लोग जो उस एरिया के स्पेसिफिकेशन है उस स्पेसिफाइड हैं और वहीं पर रहते होंगे, जो वहाँ पे काम करते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, आसपास के लोग हों,
कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, बहुत सारे, मतलब लोकल अथॉरिटी में कोई भी आ सकता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि भाई वो बिजनेस वाला हो या कोई जॉब करता हो या कोई बिल्डर हो या कोई आर्किटेक्ट हो या कंस्ट्रक्शन वाला हो। इसके बाद लोकल अथॉरिटी का सबसे पहला नियम है कि भाई उसे बिल्डिंग बायलॉज बनाने हैं और उसके बाद उसे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन फॉलो करवाना है, चाहे वो मशीन का हो या चाहे वो लेबर का हो। फिर इसके बाद लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस, भाई हम एक बिल्डिंग जो लोकल अथॉरिटी है उसका मेजर काम है कि भाई जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके प्लान को अप्रूव करके किया जाए कि भाई इस प्लान पे हम काम करेंगे और ये हमारा प्लान रहेगा। फिर इसके बाद लिखा है लोकल अथॉरिटी और क्या करती है, तो लोकल अथॉरिटी द डिपार्टमेंटल चेक एवरी डिटेल ऑफ प्लान डिफेक्ट it if any or pretending to prevailing bylaws are the painted out rectification। तो जो ये डिपार्टमेंट रहेगा लोकल अथॉरिटी का, जो सबसे पहले डिटेल प्लान को चेक करेगा कि भाई वहाँ पे कोई कमी पेशी तो नहीं है, और यदि है तो उसको कैसे हम सही कर सकते हैं बिल्डिंग बायलॉज के द्वारा, और यदि नहीं हो पा रहा है तो भाई उसे प्लान पे ही पॉइंट आउट कर देगा भाई कि उसे कैसे सही करना है। तो ये एक वो एक जैसे मतलब मान लिया कि बिल्डिंग मतलब कि कॉलोनी का वो डिपार्टमेंट है, जो बिल्डिंग बायलॉज बनाने वाले लोगों का वो डिपार्टमेंट है जो उस प्लान को अप्रूव करते हैं बनने से पहले कि भैया हाँ आपने हमारे कॉलोनी के नियमों को फॉलो किया है, और यदि नहीं हुआ है तो नहीं कर पा रहे हैं तो भाई वो फिर उस पर मार्क कर देंगे कि भाई ये है, और उसमें फिर उसे कैसे दोबारा सही करना, रेक्टिफिकेशन मतलब कि दोबारा कैसे सही करेंगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट की ओनली दोज प्लान्स आर अप्रूव्ड विच कंप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिवेलिंग बायलॉज। तो हम जब बिल्डिंग बायलॉज को लेकर जब बात करेंगे तो भाई हम बिल्डिंग बायलॉज में ये ध्यान रखेंगे कि भाई हम उन्हीं प्लान को अप्रूव करेंगे जो बिल्डिंग बायलॉज के नियमों को, सारे नियमों को फॉलो करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये लिखा हुआ है कि जो लोकल अथॉरिटी है वो लोकल अथॉरिटी क्या क्या काम करती है, तो लोकल अथॉरिटी बिल्डिंग के प्लान पे काम करती है, क्योंकि एक बार जब मकान बन जाएगा तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे बनने से पहले ही हम सारे नियमों की जो सेटिस्फेक्शन है वो देख लेते हैं कि भाई हाँ ये उस गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो ये अप्रूव हो जाएगा और नहीं कर रहा है तो ये अप्रूव नहीं होगा। फिर आता है अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान मीन्स। तो क्या होता है बिल्डिंग प्लान, मतलब बिल्डिंग प्लान को अप्रूव कराना क्या होता है, तो देखिए लिखा होगा कि द अप्रूवल ऑफ प्लान मीन्स द एक्सेप्टेंस ऑफ लोकल अथॉरिटी ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। मतलब भाई अप्रूवल मतलब कि भाई बिल्डिंग प्लान को अप्रूव कर देंगे हम। कैसे अप्रूवल होता है या क्या प्रोसेस है वो, तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं, लेकिन लोकल अथॉरिटी ही इसे अप्रूव करती है। तो आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। पहला पॉइंट लिखा है अरेंजमेंट ऑफ स्टेयर, लिफ्ट, कॉरिडोर, डोर, विंडो और पार्किंग। तो भैया जब बिल्डिंग प्लान आपका जो अप्रूव होगा या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हम जब काम करेंगे, मकान जब बनाने की कोशिश करेंगे हम शुरू पे, तो वहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि अरेंजमेंट ऑफ स्टेयर, लिफ्ट, कॉरिडोर, डोर, विंडो और पार्किंग। मतलब कि जब मैं काम कर रहा हूँ, तो जब मैं काम करना शुरू करूँगा तो भैया जब वहाँ पे वहाँ अरेंजमेंट मतलब कि स्टेयर का अरेंजमेंट, लिफ्ट का अरेंजमेंट, कॉरिडोर, डोर, विंडो, पार्किंग है कि नहीं, इसके बाद हम बिल्डिंग प्लान को बिल्डिंग के जो प्लान को अप्रूव करने की बात करेंगे। क्योंकि ये वो एरियाज हैं जो सब लोग यूज़ करते हैं, और यदि आपने इसमें थोड़ी बहुत कमी करी और यदि सही तरीके से नहीं बनाया तो इससे जान मान की हानि हो सकती है, और जो कॉलोनी वहाँ पर रहना है उन्हें परेशानी हो सकती है। अगला लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड इट्स वेरिएशन ऑफ वेरियस स्टोरीज। तो भाई आप जानते हैं कि भाई बिल्डिंग की हाइट को फिक्स करना है कि भाई कितनी हाइट वहाँ पे रखना है, तो ये लोकल अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि भाई उसे कैसे अप्रूव करना है। फिर इसके बाद अगला लिखा है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, लो राइज बिल्डिंग एज इट द केस में भी। मतलब कि भाई आप जानते हैं कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें हाई राइज मतलब कि ज़्यादा ऊंची बिल्डिंगें चाहिए, और कई बार होती है कि नहीं चाहिए आसपास के एरिया के हिसाब से। तो वो भी हम ध्यान रखते हैं कि भाई कि जब ये प्रॉपरली गाइडलाइन को फॉलो करेगा उसके बाद ही वो अप्रूव करेंगे उस नक्शे को। अगला लिखा हुआ है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सैनिटरी फिटिंग। तो आप जानते हैं कि भाई सैनिटरी फैसिलिटी मतलब कि भाई ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट को लेके बात हुई है कि भाई बिल्डिंग में हम जब पानी लेके आएंगे और पानी लेके जब जाएंगे तो भाई उसकी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट फिक्स कर दी गई है कि भाई आपको जब उससे फॉलो करेंगे तो ही उसका बिल्डिंग का नक्शा पास होगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ रूम। तो ये भी लिखा हुआ है कि जब हम किसी रूम पे काम करते हैं, जब हम किसी जगह पे काम करते हैं, तो हमें पता होता है कि भाई उस एरिया के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो उस गाइडलाइन के हिसाब से जब हमारा अथॉरिटी है वो चेक कर लेगी कि भाई बिल्डिंग का जो रिक्वायरमेंट रूम का एरियाज है वो बराबर है, उसके बाद वो अप्रूव करेगी उस प्लान को।
इसके बाद देखा परमिसिबल बिल्टअप एरिया, तो मैंने आपको बताया कि भाई 70% 100% बिल्डिंग के मकान पे हम 70% पे बिल्डिंग बना रहे हैं, 30% के जो ओपन स्पेस, गार्डन, पार्किंग, पेड़ पौधे लगाने के लिए हम बात कर सकते हैं, वहाँ पे छोटा मोटा वहाँ पे वो बना सकते हैं गैराज जैसा। तो भाई लिखा हुआ है वही कि परमिसिबल बिल्टअप एरिया मतलब कि भाई जो पहले से परमिसिबल है बिल्डिंग बायलॉज के द्वारा वो सही है कि नहीं, वो चेक किया जाता है। इसके बाद परमिसिबल एफएसआई, तो एफएसआई का मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो मैं आपको बताऊंगा फ्लोर स्पेस इंडेक्स मतलब कि भाई फ्लोर कवर्ड बाय पर्टिकुलर फ्लोर डिवाइड बाय टोटल बिल्ट अप एरिया इनटू 100। हम यहाँ पे एफएसआई कमर्शियल स्पेस पे आता है, जब हम कमर्शियल स्पेस पे बात करेंगे, या फिर जब हम एक बहुत एडवांस एरिया में काम कर रहे हो जहाँ पे एफएसआई पे काम चल रहा हो, तो भाई हम एफएसआई के भी ध्यान रखते हैं। अभी मैं बताऊंगा एफएसआई होता क्या है। इसके बाद आखिरी जो पॉइंट होता है इसके बाद कि अगला पॉइंट लिखा है परमिसिबल ओपन स्पेस एंड सेटबैक। तो भाई बिल्डिंग बनाने के लिए गाइडलाइन फिक्स कर दी गई हैं, यदि उस एरिया के हिसाब से, तो भाई आपने उसके ओपन स्पेस बराबर रखा है कि नहीं रखा है। सेटबैक मतलब कि भाई वो जो गाइडलाइन उन्होंने बनाई है ओपन स्पेस की, उसे सेटबैक कहा जाता है। तो इसके बाद 9वां पॉइंट है कि परमिसिबल यूज ऑफ बिल्डिंग, और इसके बाद 10वां पॉइंट है कि प्रोविजन फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है, यदि इन सारे पॉइंट को फॉलो करोगे तो भाई जो आपकी लोकल अथॉरिटी है वो आपके प्लान को अप्रूव कर सकती है। तो ये प्रोसेस जो लिखी है अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान का मतलब ये होता है कि भाई बिल्डिंग प्लान जब चेक किया जाएगा भाई उसमें अप्रूव कैसे होगा, तो उसमें एक भी गाइडलाइन यदि ऊपर नीचे हुई तो वो आपके नक्शे को पास नहीं करेंगे। लेकिन आप देख पा रहे हैं सामने कि ये सारी ये जो प्रोसेस है ये सब चेक की जाती है उन 10 अप्रूवल प्रोसेस पे। इसके बाद आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ बाय लॉस। एप्लीकेबिलिटी मतलब बिल्डिंग कहाँ पे लगेंगे ये। तो आप देखिए पहले की क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा है न्यू कंस्ट्रक्शन। न्यू कंस्ट्रक्शन मतलब कि भाई कहाँ पे लगना है, न्यू कंस्ट्रक्शन कोई भी नया कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ पे बिल्डिंग बाय लॉस लग सकते हैं। फिर लिखा है एडिशनल एंड अल्ट्रेशन ऑफ टू द बिल्डिंग। आप बिल्डिंग में नया काम कर रहे हो, एक कमरा ऊपर बना रहे हो, मान लेते हैं गार्डन बनाने लगे हो, बाहर स्टोन लगाने लगे हो गाड़ी पार्क करने के लिए, तो भाई वहाँ पे भी बिल्डिंग बाय लॉस लगते हैं। फिर लिखा हुआ है चेंजिंग ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी चेंज कर दी भाई, कभी कभार वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग से हम उसे एजुकेशन में डाल देते हैं, या फिर हम उसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कमर्शियल में डाल देते हैं। मतलब कि भाई कभी कभार आपने देखा अक्सर नॉर्मल छोटे छोटे मकानों में वहाँ पे कई जगह पे ये होता है कि भाई वहाँ पे वो लोग आपके छोटे घर में दुकान बना लेते हैं। तो भाई इससे प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, आपको दुकान यदि चलाना है तो एक कमर्शियल स्पेस वहाँ पे बना होगा प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए, वो सही भी रहेगा। तो वही लिखा हुआ है कि चेंजिंग ऑफ द ऑक्यूपेंसी मतलब भाई जब कस्टमर चेंज हो रहा है, भाई यदि रेसिडेंशियल से कमर्शियल बन रहा है और कमर्शियल से रेसिडेंशियल बन रहा है तो भाई उसका भी ध्यान रखना है बिल्डिंग बायलॉज। फिर अगला पॉइंट जो कहता है वो कहता है डेवलपमेंट ऑफ लैंड इज अंडरटेकन, मतलब कि भाई जो ज़मीन बन रही है, जो ज़मीन का डेवलपमेंट होगा भाई वो हम पहले से एप्लीकेबल करा के ले लेते हैं बिल्डिंग बायलॉज की कम्युनिटी के द्वारा कि भाई आप हमें बताइए कि आप कैसे डेवलप करेंगे। फिर लिखा है इन डिमोलिशन, मतलब कि डिमोलिशन के केस में जब बिल्डिंग हम जब जब डैमेज होगी, बिल्डिंग को जब हम गिरा रहे होंगे तो भाई हम उससे जो जो ज़मीन जो डेवलप दोबारा होगी तो हम उसकी एक पहले से गाइडलाइन ले लेते हैं भाई आप क्या बना रहे हो और क्या भाई हमारे गाइडलाइन को फॉलो करता है या नहीं। फिर इसके बाद लिखा है कि द बिल्डिंग बायलॉज आर मेड एप्लीकेबल अंडर द फॉलोइंग 3 सर्कमस्टेंसेस। तो कुछ 3 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर बिल्डिंग बायलॉज मेजरली चेक किए जाते हैं। तो आप देखिए लिखा हुआ पहला एडिशन एंड अल्टरेशन ऑफ टू द बिल्डिंग। तो इफ द ओनर डिजायर टू मेक certain addition, alteration, modification to or extension to a building, the plan showing the proposed work should be get prepared from the licensed person for submission to the concerned authority. The owner can carry out such addition, alteration, etc. ओनली आफ्टर गेटिंग द प्लान अप्रूवल फॉर कंसर्न अथॉरिटी। मतलब कि अब एक एग्जांपल समझिए कि जैसे मैं बोलूँ मैं जिस कॉलोनी में रह रहा हूँ या फिर आप जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उस कॉलोनी के भाई आपने अचानक आपके दिमाग में आया कि मुझे ऊपर 2 कमरे बनाने हैं। अब जब 2 कमरे आप जब बनाओगे तो भाई 2 कमरे का नक्शा जब आप दोगे तो वो 2 आपकी जो अथॉरिटी रहेगी, जो लोकल अथॉरिटी उस बिल्डिंग पे काम कर रही होगी या उस एरिया में काम कर रही होगी, उससे जब हम अप्रूव लेंगे या फिर हम उससे अप्रूवल लेंगे कि भाई हमें कैसे काम करना है, यदि वो आपके प्लान को अप्रूव करेंगे तो वहाँ पे वो ध्यान रखेंगे कि भाई आपका वहाँ पे अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है और आप उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं या नहीं। यदि करते हैं तभी आपका बिल्डिंग का प्लान अप्रूव होगा। और इसके बाद इससे फ़ायदा ये होता है कि भाई अचानक जैसे कभी कभार रोड में आपके घर के सामने किसी ने रेत रख दिया, कभी किसी ने गिट्टी रख दिया, मकान बनाते समय ये सब मटेरियल लगता है, तो ये सारे गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए पहले से हम उसे बता देते हैं कि भाई हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब चेक करेगी वहाँ पे बिल्डिंग बायलॉज की मेजर ज़रूरत पड़ती है। अगला पॉइंट क्या कहता है,
एक मिनट बच्चों। अगला पॉइंट ये कहता है कि भाई नया कंस्ट्रक्शन, कोई भी नया कंस्ट्रक्शन जब चालू होगा तब भी प्लान पे हम पहले चेक करते हैं बिल्डिंग की कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा कि भाई ये हमें, इन्होंने हमें बराबर हमारे नियमों को फॉलो किया है नहीं किया है, लेबर कहाँ से काम करेगी। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ऐसी एक चीज़ें नहीं है जो आसपास के लोगों को डिफर करती है, वहाँ के लोग बहुत सारे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी बिल्डिंग बायलॉज अच्छे होते हैं। फिर लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ ओपन स्पेस, तो यदि सारी बिल्डिंगों में एक साथ ओपन स्पेस एक जैसा रहेगा, अच्छा लगेगा, तो वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और सही भी होता है कि भाई कल को यदि कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो वही सारे कॉलोनी वाले एक साथ वहाँ पे सीवेज लाइन डाल सकते हैं, वहाँ पे हो सकता है उसको ब्रेक करके कुछ अच्छा बना सकते हैं जो भी उन्हें लगता है। तो लिखा हुआ है कि भाई 3 ये मेजर प्रॉस्पेक्ट हैं जहाँ पे बिल्डिंग बायलॉज काम करता है। तो लिखा हुआ है अल्टरेशन, एडिशन और मॉडिफिकेशन बिल्डिंग में, नए कंस्ट्रक्शन में और किसी ओपन स्पेस के रिक्वायरमेंट में। भैया हमें यदि ओपन स्पेस ज़्यादा मिल रहा है तो हम बराबर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है द ओपन स्पेस शोन ऑन द प्लान प्रोवाइडेड इन अ conformity with the bylaws cannot be recovered and it has to be kept permanently open। मतलब कि कभी कभार आप इसका भी एग्जांपल ये समझ सकते हैं कि भाई एक कॉलोनी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और उन्होंने बोल दिया कि घर के सामने 3 फीट की जो एक लॉबी है वो आपको हमेशा खाली ही छोड़नी है और वहाँ पे आपको पेड़ पौधे लगाने हैं। तो इससे क्या होगा कि ये गाइडलाइन जो ओपन एरिया स्पेस की लिमिटेशन फिक्स हो जाती है कि भाई आपको ये करना है और आसपास के मकानों में भी है, तो इससे आपके मकान में भी ये करना है आपको। तो ये लिखा हुआ है कि भाई यही एक अप्रूवल, ये बिल्डिंग पे जो बायलॉज की जो अप्रूवल अथॉरिटी है आपकी कॉलोनी या लोकल अथॉरिटी है वो पास करेगी। इन 3 एरियो पे मेजर वो काम करती है भाई। पहला लिखा हुआ है सबसे पहला अल्ट्रेशन, एडिशन और मॉडिफिकेशन, नया कंस्ट्रक्शन जो भी करेंगे, और ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट। इसके बाद जो बात आती है, हम सेटबैक की बात करते हैं। कभी कभार पूछा जाता है कि सेटबैक किसे कहते हैं, तो मैं आपको वो बताता हूँ। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले ये जो आप प्लान देख रहे हैं सामने, आपको सेंटर में एक पोर्शन दिख रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डिंग, लेकिन आपका प्लॉट एरिया जो है वो है आपका बॉक्स पैटर्न में रेक्टेंगल, लेकिन जो बिल्डिंग बनानी है वो अंदर बनी हुई है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि रोड बनी है सामने की तरफ, लेफ्ट हैंड में कॉर्नर पे लिखा हुआ है कि स्ट्रीट मतलब रोड। तो देखिए बिल्डिंग के दौरान, बिल्डिंग के पास आप देख रहे होंगे लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है फ्रंट यार्ड सेटबैक, पीछे लिखा हुआ है रियर यार्ड सेटबैक, फिर लिखा हुआ है साइड यार्ड सेटबैक, और फिर एक और तरफ लिखा हुआ साइड यार्ड सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है ओपन स्पेस, जो हमारे काम आता है ओपन एरिया सेटबैक कहते हैं, इसे हम ओपन सेटबैक कहा जाता है। तो रोड के हिसाब से देखिए, आप देख पा रहे होंगे बिल्डिंग के सामने रोड से कुछ डिस्टेंस के बाद ही बिल्डिंग लगी है। तो ये फ्रंट यार्ड सेटबैक, रियर मतलब कि पीछे वाला पोर्शन, साइड वाले मतलब कि आजू बाजू के पोर्शन, ये सब की गाइडलाइन पहले से फिक्स होती है कि ये क्या है। तो सेटबैक का मतलब आप ध्यान रखेंगे, सेटबैक का मतलब ओपन स्पेस है और आगे पीछे आजू बाजू जिनके अलग अलग नाम है। फ्रंट एरिया, फ्रंट यार्ड सेटबैक, रियर एरिया मतलब पीछे से खाली स्पेस, जो साइड वाला पोर्शन है वहाँ के खाली स्पेस को हम कहते हैं। और ये स्ट्रीट की वजह से वहाँ पे हो रहा है, हर बिल्डिंग किसी ना किसी रोड से कनेक्ट होती है। तो हम वहाँ पे जब रोड के दौरान जब हम काम करेंगे तो वो कुछ इस हिसाब से करेंगे। तो आप देखिए अगला, देखिए आपको एक फोटो के अलावा दूसरी फोटो और दिख रही है भाई। देखिए जैसे वो रोड जा रही है वैसे नीचे भी देखिए दोनों तरफ रोड जा रही है। तो जब रोड दोनों तरफ जा रही है तो उसके हिसाब से भी देखिए बिल्डिंग में आप इंटीरियर सेटबैक लिख लिया यहाँ पे उन्होंने, और स्ट्रीट साइड सेटबैक मतलब कि देखिए रोड के साइड में जो सेटबैक है वो भी बता दिया, फ्रंट लाइन पे मतलब जहाँ मकान बन रहा है उसे भी हमने बता दिया कि भाई ये सेटबैक होंगे, और रियर मतलब कि पीछे वाले, मतलब सेटबैक का मतलब सिर्फ हम समझिए कि ओपन स्पेस की गाइडलाइन को हम सेटबैक कहते हैं। जो सामने जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो रोड बनी है उसके हिसाब से हम हमारी बिल्डिंग को बनाएंगे। तो सेटबैक यदि कोई आपसे पूछता है तो सेटबैक डिस्टेंस 4 टाइप से होती हैं। फ्रंट एरिया सेटबैक, साइड एरिया सेटबैक, इसके बाद रियर एरिया, और साइड के बोथ पोर्शन आजू बाजू वाले। तो ये जो बेसिक साइड बैक एरिया है जिसको एरिया हम फॉलो करते हैं तो हमारे बिल्डिंग बायलॉज का मेजर प्रोस्पेक्ट कवर हो जाता है। इसके बाद जब हम अगली बात करेंगे नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट फोटो आप देख रहे हैं, जैसे भाई देखिए ग्रीन में आपके जो सामने उसी टाइप की फोटो बनी हुई है, लेकिन आप साइड बैक डिस्टेंस पे देखिए बीच में गार्डन के आसपास बीच में मकान बना है। तो ये वही गाइडलाइन है जो साइड बैक को डिसाइड करती है कि भाई हमें बिल्डिंग में आगे पीछे ओपन स्पेस आजू बाजू कितना होना चाहिए। फिर बच्चों इसके बाद आप देखिए सीधे अपन अपने अगला उस पर जंप कर रहे हैं। अगला लिखा एडवांटेज ऑफ सेटबैक। तो सेटबैक बनाने के क्या फायदे होते हैं, तो देखिए पहला लिखा है कि द सेटबैक अफेक्टेड बाय बिल्डिंग लाइन हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। पहला, इट नेसेसरी सेटबैक में बी एक्वायर्ड फॉर पर्पस ऑफ वाइडनिंग ऑफ रोड। कल को ये रोड जब चौड़ी होगी तब काम आ सकते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस कहता है। दूसरा,
इट कीप नॉइस एंड डस्ट अवे फ्रॉम बिल्डिंग। तो भाई बिल्डिंग से, जब आप बिल्डिंग से रोड थोड़ी सी पीछे बनेगी, जब रोड से थोड़ा गैप से बनेगी, तो हमारे घर में धूल नहीं आएगी, आवाज़ नहीं होगी। अगला लिखा था साइड बैक स्ट्रीट कॉर्नर इंप्रूव विजिबिलिटी एंड प्रोवाइड सेफ्टी ट्रैफिक। तो भैया आप जानते हैं, जब यदि कॉर्नर का कोई मकान है और कॉर्नर के मकान ने पूरा मकान बना लिया और खाली स्पेस नहीं छोड़ा, तो उससे आप ये बात जानते हैं कि भाई ये हमारे जो ड्राइवर है उसकी विजिबिलिटी को कम करेगा, कल को एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे और हमारी ही बिल्डिंग डैमेज हो सकती है। यदि साइड बैक में हम प्रॉपर फॉलो करते हैं तो भाई उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी चलाने में भी, और ये हमारे जो विजिबिलिटी इंप्रूव करेगा रोड में गाड़ी चलाने की। फिर लिखा इट रिव्यूज डेंजर ऑफ लाइफ। तो आप जानते हैं कि भाई यदि बिल्डिंग बनाने के नियम कुछ नियम से बनाए गए होंगे, तो भाई जो लोग खाली स्पेस में रहते हैं, कल को भूकंप वगैरह अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो वो बिल्डिंग में आसानी से बाहर आके खड़े हो सकते हैं। फिर लिखा हुआ है डेंजर ऑफ लाइफ कम कर देता है, मतलब कि लाइफ में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके चांसेस कम कर देता है। इसके बाद लिखा है कि सेटबैक कैन बी यूज फॉर पार्किंग स्पेस। तो पार्किंग स्पेस एक बहुत अच्छा यूज़ है गाड़ी खड़ी करने के लिए। भाई आप अपनी बिल्डिंग की बाउंड्रीज में गाड़ी रख रहे हैं, तो सेटबैक मतलब कि वो जो ओपन स्पेस है वो काम आ सकता है इन कुछ पॉइंट्स के। इसके बाद लिखा इट हेल्प बेटर कंडीशन फॉर एयर लाइट एंड वेंटिलेशन। तो भाई जब यदि खोला स्पेस रहेगा तो हवा, लाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन हमें बारी बिल्डिंग में आने जाने की जगह प्रोवाइड करेगा ये। फिर लिखा हुआ है बिल्डिंग एंड कंट्रोल लाइन। दो चीज़ें होती हैं बिल्डिंग में, कंट्रोल लाइन किसे कहा जाता है देखिए। तो पहला लिखा हुआ है द प्लिंथ लाइन अप टू विच द प्लिंथ इज ऑफ बिल्डिंग एडजॉइनिंग द स्ट्रीट ऑफ रोड ऑन अ फ्यूचर स्ट्रीट मे बी लॉफुली एक्सटेंडेड इज नोन एज बिल्डिंग लाइन। तो बिल्डिंग लाइन मतलब कि वो लाइन होती है जो रोड से बिल्डिंग के प्लॉट की दूरी है या जो बिल्डअप एरिया की दूरी है वो कहलाती है बिल्डिंग लाइन। क्या लिखा हुआ है द लाइन विच विल बी प्लिंथ। तो प्लिंथ जो बना रहे हैं हम बिल्डिंग की, उस प्लिंथ की उस रोड से दूरी वो कहलाती है बिल्डिंग लाइन। रोड नहीं है, आपके घर के सामने स्ट्रीट बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी, तो उस रोड से दूरी है, उस पॉइंट से दूरी की हम बात करेंगे तो वो कहलाएगा आपकी बिल्डिंग लाइन। इसके बाद अगला लिखा हुआ है बिल्डिंग सच एज सिनेमा, फैक्ट्री, कमर्शियल सेंटर विच अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स शुड बी सेट बैक डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग लाइन। तो आप जानते हैं कि अक्सर आप यदि डीवी मॉल पे जब अपन बात करते हैं या कोई भी मॉल पे जाते हैं तो सामने पूरा ओपन स्पेस होता है। तो वो ही लिखा हुआ है कि भाई जो बिल्डिंग जहाँ बड़े बड़े कमर्शियल स्पेसेस होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, सिनेमा होते हैं, जितने भी जगह होते हैं बड़े बड़े जहाँ पे लोग काम करते हैं, वहाँ पे हम सेटबैक मतलब कि बाहर के डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे बिल्डिंग लाइन को हम बढ़ा देंगे तो ये हमारे पार्किंग स्पेस में काम आ सकती है। भाई ये जानते हैं कि ऑफिस में बहुत सारे लोग आते हैं, मॉल्स में बहुत सारे लोग आते हैं, तो भाई गाड़ी खड़ी करने के लिए हम सामने ही बिल्डिंग लाइन से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, रोड से डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो हमें पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। फिर लिखा है नेक्स्ट कि भाई द लाइन अप टू विच बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड इज नोन एज कंट्रोल लाइन। तो अच्छा, इसके बाद लिखा है कि वो लाइन जो बिल्डिंग बनाई जाती है, जो बिल्डिंग मतलब कंस्ट्रक्शन की जाती है, वो जो बिल्डिंग लाइन से जो डिस्टेंस रहेगी वो कहलाएगी कंट्रोल लाइन। मैं आपको डायग्राम के द्वारा बताता हूँ, देखो कैसे। अब देखिए बच्चों, ये जो आपको मैप दिख रहा है, देखिए एक आपको दिख रही है स्ट्रीट, स्ट्रीट के ऊपर दिख रहा है स्ट्रीट ROW, रन ऑफ वाटर। मतलब कि भाई आप जानते हैं कि रोड के बाजू में थोड़ा सा डिस्टेंस ऐसा होता है जहाँ से बिल्डिंग बारिश का पानी बहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर रोड के बाजू में थोड़ा सा पोर्शन होता है। आगे जब आप सिविल में हाईवे बढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि जब पता चलेगा कि भाई हम रोड के साइड में कितनी जगह छोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैरेज वे कहा जाता है वैसे। तो आप देखिए फ्रंट यार्ड सेटबैक मतलब कि भाई बिल्डिंग का जो प्लॉट है उससे देखिए फ्रंट, भाई रोड से कितनी डिस्टेंस है उन्होंने बता दिया, साइड से कितना छोड़ना है ये उन्होंने बता दिया, पीछे से कितना छोड़ना है रियर से वो बता दिया। अब देखिए बिल्डिंग का जो प्लॉट है वो डॉटेड लाइन पे आप जो देख पा रहे हैं उसके भी अंदर मकान की जो डिस्टेंस है वो कम है बिल्डिंग लाइन। तो बिल्डिंग की जो लाइन है वो देखिए आपकी, भाई बिल्डिंग की जो हम प्लॉट है हमारा, वहाँ से रोड की डिस्टेंस को हम बिल्डिंग लाइन कह रहे हैं। तो देखिए वो लाइन जो फ्रंट राइट सेटबैक में काम आ रही है आगे, तो वो पूरा स्पेस बिल्डिंग लाइन कहलाता है। इसके बाद जब हम जो अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो भाई जब बिल्डिंग लाइन से कंस्ट्रक्शन लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी कंट्रोल लाइन। ठीक है, वैसे तो ये आप जब आगे अप्रूवल के काम करेंगे तब इंपॉर्टेंट आता है, हर एरिया की कंट्रोल लाइन अलग अलग होती है कि आपको बिल्डिंग लाइन से कंस्ट्रक्शन कितनी दूरी पे करना है वो कहलाती है। और बिल्डिंग मतलब कि हम जहाँ से कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं वहाँ से कहलाई जाती है। ठीक है, मतलब ध्यान रखेंगे बिल्डिंग लाइन पे कि द लाइन अप टू विच सच बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब कि किस लाइन से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है बिल्डिंग लाइन से दूरी पे, वो कहलाती है कंट्रोल लाइन। भाई कि जैसे हमें कंट्रोल पर रखना है कि भाई इससे बाहर नहीं आएगी, नहीं तो ये हमारे रोड को डैमेज कर सकती है, हमारे काम को डैमेज कर सकती है। इसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट लिखा हुआ फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स और फ्लोर एरिया रेशियो दोनों एक ही चीज़ है। इज अ टोटल एरिया क्यूमुलेटिव एरिया ऑफ ऑल द फ्लोर्स फ्रॉम ऑल द बिल्डिंग टू द साइज ऑफ
द लैंड विच सच बिल्डिंग आर मेड, मतलब कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर एरिया रेशो जो है वो एक ऐसी टर्म है जो बिल्डिंग में हमेशा लगती है। और भाई अब और ये जब कमर्शियल स्पेस की बात हम करेंगे तब ये बात ज़्यादा आती है, फ्लोर स्पेस फ्लोर एरिया रेशो या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स का देखा है टोटल क्यूमुलेटिव एरिया ऑफ ऑल द फ्लोर्स, मतलब सारा एरिया कवर्ड कर दिया जाता है फ्लोर से और इसके बाद उसके टोटल एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स निकल जाता है। ये एक टेक्निकल टर्म है, जब बिल्डिंग का अप्रूवल होता है तो लगता है कि भाई फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या कितना है आपकी फ्लोर में, आपने कितना मैनेज किया फर्स्ट फ्लोर में, या फिर आपका फ्लोर एरिया रेशियो कितना है या फ्लोर स्पेस इंडेक्स कितना है। तो ये सब चीज़ें आप आगे सीखेंगे अभी बिल्डिंग के प्लानिंग के द्वारा। इसका फॉर्मूला होता है अपना खुद लिखा हुआ, फ्लोर एरिया रेशियो इज इक्वल टू या फ्लोर स्पेस इंडेक्स, दोनों एक ही चीज़ है। तो लिखा है टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल द फ्लोर्सेस ऑफ ऑल बिल्डिंग ऑन अ सर्टेन प्लॉट ग्रॉस फ्लोर एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ प्लॉट। ये आपका एक पूरा FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फिर फ्लोर एरिया रेशियो ने बता देगा आपको। और इसके बाद आखिर में लिखा हुआ है फ्लोर स्पेस इंडेक्स के बाद कि भाई मैंने आपको जो परसों भी बताया था बिल्डिंग प्लानिंग के बाद रेरा, रेरा का मतलब आप देख पा रहे हैं रियल एस्टेट एंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 में लागू किया था। एन एक्ट इज एस्टेब्लिश फॉर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब कि भाई एक एक्ट बना दिया गया है बिल्डिंग को बनाने के लिए जो पहले से उसकी रेगुलेशन प्रमोशन रियल एस्टेट की सारे सेक्टर्स के डेवलपमेंट, उसके बिल्डिंग के बाद भी उसका आने वाले समय पे सेल रीसेल प्रोजेक्ट को, जैसे कई बार कस्टमर को बहुत परेशान होता है बिल्डिंग, कस्टमर के बाद भाई बिल्डर जो है पैसा ले लेता है, मकान नहीं देता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कंस्ट्रक्शन में। तो उन सबको देखने के लिए एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी गई है जो इस चीज़ में मास्टर होती है, जो इस चीज़ में ही टेक केयर करती है कि भाई ये बिल्डर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जिसका पैसा है उसकी कीमत सही दे रहा है नहीं दे रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। रेरा भी एक टाइप का एक्ट है, जैसे आपने NBC देखा उसी हिसाब से रेरा एक्ट लागू किया गया है, 2016 में लागू किया गया है। और रेरा एक्ट के भी हिसाब से हमारी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करना है और इसके बाद जो सेल और परचेस है उस बिल्डिंग की वो रेरा एक्ट के तहत होनी चाहिए। रेरा एक अप्रूवल अथॉरिटी है जो अप्रूव करती है कि भाई हाँ ये प्लान को हम अप्रूव करते हैं, जिससे हमारे कस्टमर को एक बहुत अच्छा पॉइंट मिलता है कि रेरा ने सारी चीज़ें पहले ही चेक कर ली है। तो रेरा का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और ये बहुत सारे काम आती है, सेल रीसेल स्पेस के बारे, स्पेस कितना रखा है नहीं रखा है, ये बहुत सारी चीज़ों पर काम आती है, हर एक टाइप के कंस्ट्रक्शन पे काम आती है। बाकी इसके बाद जो अब अपन ने बिल्डिंग प्लानिंग, आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, इसके बाद हमने NBC और बिल्डिंग बायलॉज ये सब को पढ़ लिया। अब हम इसके बाद बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू बच्चों।